हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज की वीडियो ट्रकर्स के साथ घटी कुछ घटनाओं के बारे में है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि ये एक कंपाइलेशन वीडियो है। ये मेरी कुछ पुरानी वीडियोस की घटनाएं हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने ये घटनाएं नहीं सुनी हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने पहले इन घटनाओं को सुना है तो आप दोबारा इन्हें सुनिए और इनका मज़ा लीजिए। घटनाएं आपको ज़रूर पसंद आएंगी। आप में से बहुत लोगों ने कहा कि मैं कोई लंबी कंपाइलेशन वीडियो लेकर आऊँ, तो वीडियो अब आ गई है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना घटी थी अकलिंदर जी के साथ, जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं। ये घटना शेयर की है उनके बेटे सतीश जी ने। अब आगे की घटना मैं आपको अकलिंदर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अकलिंदर है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये घटना जो मेरे साथ घटी थी वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, बस कुछ सालों पहले की ही है। ये घटना है 2014 की। मैं कुछ सामान लेके भोपाल से राजस्थान की तरफ जा रहा था। ज़्यादातर मैं रात भर बाहर ही रहता हूँ और घर बहुत कम ही आता हूँ। आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि ट्रक ड्राइवर रात में शराब पी के ट्रक चलाते हैं और इसीलिए इतनी तेज वो लोग रात में ट्रक लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादातर दिन में ट्रक की सिटी एरिया में नो एंट्री होती है और हमें सामान जल्द से जल्द पहुंचाना होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि रात में हमें जितना टाइम मिलता है उतनी देर में हम अपने सामान को डिलीवर कर दें, क्योंकि हमें ऊपर मालिक का बहुत प्रेशर होता है। मेरे साथ एक आदमी हमेशा रहता है, उसका नाम है हेमंत। वो अभी भी मेरे साथ ही है। हमें कुछ किताबों के बड़े बड़े बंडल को मार्केट पे जल्द से जल्द सप्लाई करना था, जिसके लिए हमको जल्द से जल्द राजस्थान पहुंचना था। मैं रात में ही ट्रक लेके निकल गया और सामान को लोड करा के डिलीवरी के लिए भी निकल गया। रात के करीब 3 घंटे ड्राइव करने के बाद मुझको भूख लगने लगी। राजस्थान वाले रोड के जिस एरिया में हम लोग गुजरते हैं उस एरिया में एक ढाबा है। हम लोग वहीं पर रुक के खाना खाते हैं, लेकिन उस दिन वो ढाबा बंद था और मुझको बहुत जोर से भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने 10 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था। मेरी बोतल में पानी खत्म हो गया था और इस वक्त हाईवे पे पानी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। हेमंत अपनी नींद पूरी कर रहा था, उसके बाद ट्रक उसको चलानी थी और मैं सो जाता। हम दोनों बारी बारी ट्रक चलाते हैं। मुझको बहुत जोर से टॉयलेट आई तो मैंने हाईवे के साइड में एक जगह पर अपने ट्रक को रोक दिया। जहां पर मैंने ट्रक को रोका था वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उस टाइम वो हाईवे उतना ज्यादा डेवलप नहीं था और ना ही उसमें स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। मैं ट्रक से उतरा, वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। मुझे ऐसा लगा या महसूस हुआ कि ट्रक के ऊपर कोई बैठा हुआ है। मैं तुरंत पीछे घूमा, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था। अंधेरे की वजह से मैंने टॉर्च ले रखी थी। बस थोड़ा आगे जाते ही मैंने देखा कि 100 मीटर दूर साइड में एक कार पड़ी हुई है। वो कार पेड़ से लड़ी हुई थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। देखने में लग रहा था कि कुछ देर पहले ही उस कार का एक्सीडेंट हुआ है। उसके चारों तरफ कांच के टूटे हुए टुकड़े पड़े हुए थे और बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से वो कार लड़ी हुई थी। वो जिस पेड़ पर लड़ी थी वो पेड़ आधा टेढ़ा हो गया था। इससे उस कार की तेजी से लड़ने की और रफ्तार का पता चल रहा था। आसपास दूर दूर तक मैंने देखा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। हेमंत ट्रक में सो रहा था। मैं धीरे धीरे उस कार के पास गया और ठीक से देखा कि उस कार के चारों तरफ खून पड़ा हुआ है। मैं जब उस कार के ड्राइवर सीट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि पेड़ की एक नुकीली टहनी सामने के कांच को फाड़ते हुए ड्राइवर सीट के अंदर घुसी हुई है। उस पेड़ की टहनी पर भी बहुत ढेर सारा खून लगा हुआ था और पूरा खून ड्राइवर सीट पर फैला भी हुआ था। उस कार की ड्राइवर सीट का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। उस कार में कोई भी नहीं था। आसपास देखने की भी मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। मैं ये सोच रहा था कि अगर वो पेड़ की टहनी सीट के अंदर घुसी हुई है और खून लगा हुआ है तो आखिर वो आदमी जो उस पर बैठा हुआ था वो बाहर कैसे निकला। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। मैंने कार के दरवाजे को बंद कर दिया और वहां से जाने लगा। मैं जैसे ही ट्रक की तरफ मुड़ा और ट्रक की तरफ जाने लगा, उस कार के ड्राइवर सीट का दरवाजा अपने आप फिर से खुल गया
ये देख के मैं एकदम चौंक गया था और हैरान भी हो गया था। मैं भागते हुए दोबारा कार के पास गया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मुझको बहुत अजीब लग रहा था। मैंने दोबारा कार के दरवाजे को बंद किया और अपनी ट्रक की तरफ जाने लगा। मैंने फिर से ऐसा कुछ महसूस किया कि ट्रक के ऊपर कोई बैठा हुआ है। पूरा चांद निकला हुआ था और अंधेरे में मुझे सिर्फ उसकी परछाई साफ साफ नजर आ रही थी। मुझे साफ साफ दिख रहा था कि वहां पर कोई तो बैठा हुआ है। मैंने जैसे ही उसकी तरफ टॉर्च किया, वहां एक आदमी बैठा हुआ था। वो मुझको वहां पर साफ साफ बैठा हुआ दिख रहा था और उसके सीने से खून निकल रहा था। आप खुद सोचिए कि आपके सामने ट्रक पर एक आदमी बैठा हो और उसके सीने से खून निकल रहा हो और पूरा हाईवे सुनसान हो। उस वक्त मेरी जो हालत थी, ऐसी मेरी हालत आज तक नहीं हुई। मैं एकदम जम गया था और वो बस वहां पर चुपचाप बैठा मुझको देख रहा था। मैं खूब जोर से चिल्लाने लगा और मैंने चिल्ला के हेमंत को आवाज दी और ट्रक के पास जाने की कोशिश की। हेमंत मेरी आवाज नहीं सुन रहा था क्योंकि वो सो रहा था। मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए टॉर्च को ट्रक के कांच पे खूब जोर से मारा, जिसकी वजह से कांच चिटक गया और आवाज सुन के हेमंत भी उठ गया। हेमंत ने उठते ही ट्रक की लाइट को ऑन कर दिया। ट्रक की लाइट जलते ही आगे का पूरा हाईवे दिखने लगा। मैं इतना डर गया था कि मैं तुरंत चिल्लाने लगा और चिल्ला के हेमंत को ट्रक से बाहर निकलने के लिए बोला और मैं पीछे की तरफ भागने लगा और दूर जाके खड़ा हो गया। हेमंत वहीं पर खड़ा था और मुझको अपने पास बुला रहा था। मैं उसको दूर से ही देख रहा था। मैं फिर भी दोबारा उसके पास कांपते हुए गया और उसने मुझसे सब पूछा। मैंने उसको सब कुछ बताया। मैंने उसको उस कार को दिखाया जो कि पेड़ से लड़ी हुई थी। उसने देखा कि उस कार के दरवाजे खुले हुए थे और मैं फिर से बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। मैंने उस कार के चारों तरफ खून जो देखा था, वो खून भी वहां से गायब हो चुका था। ये बहुत ताजुब की बात थी क्योंकि मैंने वहां पर सचमुच खून देखा था। 5 मिनट में सब कुछ कैसे गायब हो सकता था? वो कार बस वहीं पर पेड़ पर लड़ी पड़ी थी। मैंने उस आदमी के बारे में बताया। हेमंत ने ट्रक के ऊपर चढ़ के भी देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मुझको भी लगने लगा था कि शायद वो मेरा वहम था, क्योंकि मैं पिछले 15 घंटे से लगातार सोया नहीं था और 6 घंटे से लगातार ट्रक भी चला रहा हूं, तो मुझे ये सब मेरा वहम लगा। हेमंत ने मुझको बोला कि मैं थोड़ा आराम कर लूं और अब ट्रक वो चलाएगा। आगे करीब 4 से 5 किलोमीटर बाद एक ढाबा पड़ने वाला था। उसने मुझसे बोला कि मैं वहां पर खाना खा के फिर आराम से सो जाऊंगा। मैं ट्रक में बैठ गया और वही सब दोबारा सोचने लगा। हेमंत ने मुझको बोला कि ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। सोने से पहले मैंने ट्रक के कांच को देखा जो टॉर्च फेंकने से एकदम टूट गया था और तभी मेरी नजर ट्रक के लेफ्ट साइड वाले बैक मिरर पर पड़ी, जिसमें मैंने उस कार को देखा और मेरे देखते ही देखते उस कार के दरवाजे फिर से अपने आप खुल गए। मैंने साफ साफ उन दरवाजों को खुलते हुए देखा, लेकिन तब तक हेमंत ट्रक को काफी आगे ले जा चुका था। मैंने उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप सो गया। और फिर मैंने अपने घर पर जाके अपने घर वालों को ये सारी घटनाएं बताई और मुझको आज तक नहीं पता चला कि वो मेरा सच था या वहम। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूं जो कि भारत के बाहर की है। ये घटना जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये घटना लॉस एंजलिस के शुगर फोर्ट हाईवे के पास घटी थी। ये घटना जिसके साथ घटी थी उसका नाम मॉर्फियस था। अब आगे की घटना मैं आपको मॉर्फियस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मॉर्फियस है और मैं लॉस एंजलिस का रहने वाला हूं। मेरी माँ एक ट्रकर थी। ये घटना 2010 की है। तब मेरी उम्र करीब 12 साल की थी। मेरी मॉम जो ट्रक चलाती थी वो एक नॉर्मल साइज का छोटा सा ट्रक था, जिसमें वो फलों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करती थी। अक्सर उनका शिफ्ट रात में होता था। उनकी जॉब रात में 4 से 5 घंटे की ही होती थी। उनका काम जल्दी खत्म हो जाता था और दिन में काफी टाइम होने की वजह से वो कुछ और छोटा मोटा काम कर लेती थी। एक बार रात में जब वो ट्रक लेके अपनी शिफ्ट करने के लिए निकल रही थी,
तो मैंने उनको बोला कि वो मुझे अपने साथ ले चले, क्योंकि डैड किसी काम से बाहर गए हुए थे और मैं घर पर अकेला था और मुझको उस रात नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला कि वो मुझको अपने साथ ले चले और वो मेरी बात मान भी गई। उन्होंने अपने ट्रक को पहले ही लोड करा लिया था और रात में करीब 10 बजे वो मुझको लेके फलों की डिलीवरी के लिए निकल गई। हम डिलीवरी पॉइंट तक करीब 12 बजे तक पहुंचे और वो एक सुपरमार्केट था। वो सुपरमार्केट काफी बड़ा था। सामान ऑफलोड होने तक मैं स्टोर के बाहर ही खड़ा था। मम्मी ने मुझे ट्रक से उतरने के लिए मना किया था, लेकिन मैं ट्रक में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा था, इसलिए मैं ट्रक से उतर गया और सामने ही पड़ी एक बेंच पे जाके बैठ गया। मम्मी वहीं सामने खड़े होके सारा सामान ऑफलोड करवा रही थी और पेपर में लिस्ट चेक कर रही थी। वहीं कुछ दूर मैंने एक औरत को खड़े हुए देखा जो कि मुझको बहुत घूर के देख रही थी। वो थोड़ा कोने में और अंधेरे में खड़ी थी। उसके बाल काफी बिखरे हुए थे और वो मुझको देख के स्माइल कर रही थी। वो मेरे पास तक नहीं आई, वो बस दूर से खड़ी होकर मुझे देख रही थी और उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला। उसके हाथ में एक बहुत छोटी सी गुड़िया थी जिसको उसने बहुत कस के दबाया हुआ था। उस औरत ने काले रंग का लिबास पहना हुआ था। उसका हुलिया काफी अजीब सा था। मैं उसको नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन मेरी आंखें बार बार उसकी तरफ ही जा रही थी। तभी मम्मी ने मुझको चलने के लिए बोला, क्योंकि सारा सामान उतर चुका था और स्टोर के अंदर जा चुका था। मम्मी के बोलते ही मैं तुरंत मम्मी की तरफ घूमा और जैसे ही मैं दोबारा उस औरत की तरफ घूमा, वो वहां से गायब हो चुकी थी। बहुत ताजुब की बात थी, लेकिन 3 सेकंड में वो इतनी जल्दी कहाँ चली गई मुझको कुछ भी नहीं पता था। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं ट्रक में जाके बैठ गया और मम्मी घर की तरफ जाने लगी। हम एक हाईवे पर पहुंच गए और पूरा हाईवे सुनसान और खाली था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पूरे हाईवे पे सिर्फ हमारा ही ट्रक चल रहा हो। रात के करीब 1 बज रहे होंगे और मैंने मम्मी को बोला कि मुझको बहुत जोर से भूख लग रही है। तब मम्मी ने मुझको बोला कि करीब 2 किलोमीटर बाद एक गैस स्टेशन पड़ेगा, वहां पे एक स्टोर भी है, मैं वहां से तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले लूंगी और साथ ही साथ ट्रक में फ्यूल भी डलवा लूंगी। और करीब 2 किलोमीटर बाद वो गैस स्टेशन भी आ गया। मम्मी ट्रक से उतरी और सबसे पहले उन्होंने उसमें फ्यूल भरा। उसके बाद वो अंदर स्टोर में चली गई, जहां से वो मेरे खाने के लिए कुछ लाने वाली थी। मैं ट्रक में ही बैठा उनका इंतजार कर रहा था और स्टोर की तरफ देख रहा था। मैंने देखा कि स्टोर के लेफ्ट साइड में एक अंधेरा है और वहां पर वही औरत चुपचाप खड़ी हुई है। वो मुझको देख रही थी और हंस रही थी। इस बार उसकी आंखें और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, बाद में मुझे साफ साफ पता चल गया कि ये वही औरत है जो मुझे शहर में दिखी थी। सच में अब उसको देख के मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। वो धीरे धीरे मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी और मैं बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। मुझको डर लग रहा था और तभी अचानक मम्मी ट्रक में आके बैठ गई। उनके दरवाजा खोलते ही दरवाजे की आवाज से मैं चौंक गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो गया। मैंने उनको बोला कुछ नहीं, और बाहर जब दोबारा मैंने उस औरत की तरफ देखा तो वो वहीं पर खड़ी हुई थी और मुझको जाते हुए देख रही थी। तब तक मम्मी ट्रक चलाने लगी थी। मम्मी मेरे लिए खाने के लिए कुछ बिस्किट और स्नैक्स लाई थी। मैं उनको खा रहा था और उस औरत के बारे में सोच रहा था। तभी बहुत जोर से बारिश होने लगी। बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि उनको हाईवे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ट्रक का वाइपर खराब था। मम्मी बारिश में धीरे धीरे ट्रक चला रही थी। तभी मैंने देखा कि वो औरत दूसरी कार में आ रही थी। काफी पुरानी कार थी वो। मैंने उसको देखा कि वो मेरी तरफ ही देख के कार चला रही है और उसने अपनी आंखें एक बार भी नहीं झपकाई थी। वो अपनी कार को हमारे ट्रक के बराबर में लाके चला रही थी। उसके चेहरे से एक भी एक्सप्रेशन नहीं बदल रहे थे और वो बस मेरी तरफ ही देख रही थी और कार चला रही थी। तब मैंने मम्मी को उस औरत के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो हमारा पीछा स्टोर से कर रही थी। मम्मी ने मेरी बात सुनी और उनको ये सब बहुत अजीब लगा। उन्होंने तुरंत ट्रक को थोड़ा और तेज कर लिया और उस औरत ने अपनी कार को हमारे ट्रक के पीछे भगाया। उसने तुरंत मम्मी के ट्रक को ओवरटेक कर लिया था और सामने जाके कार को रोक दिया था। वो कार उसने एकदम बीचों बीच खड़ी कर दी थी। हमारी ट्रक को निकलने का
जरा सा भी रास्ता नहीं बचा हुआ था। मम्मी ने तुरंत अपनी ट्रक से हॉर्न बजाया, लेकिन उस औरत ने अपनी कार को नहीं हटाया। बारिश बहुत जोर से हो रही थी। तभी वो औरत अपनी कार से भीगती हुई बाहर निकली। भीगते भीगते वो हमारे ट्रक की तरफ आई और मम्मी से उनकी साइड के शीशे को नीचे करने के लिए बोला। वो अपने हाथों को बार बार ट्रक के शीशे पर पटक रही थी और मम्मी से ट्रक के कांच को नीचे करने के लिए बोल रही थी। उसके बाद जब मम्मी ने उसकी बात नहीं सुनी, वो घूम के मेरी तरफ आई और वही चीज वो मेरी तरफ की कांच पे करने लगी। वो अपने हाथ को काफी जोर जोर से कांच पे पटक रही थी और उसके हाथ में वही गुड़िया थी। उसने काजल लगाया हुआ था और वो पूरा काजल बारिश की वजह से उसके पूरे चेहरे पर फैल गया था। देखने में वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने अपना पूरा चेहरा मेरी तरफ की कांच में सटा दिया था, जिससे उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। मैं उसको देख के रोने लगा और मेरे शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए। मुझे रोता देख वो शीशे पे ही अपना मुंह चिपका के हंस रही थी। उसके हाथ में वो वूडू डॉल बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी और उस डॉल के सर में कीले गड़े हुए थे। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि वूडू डॉल एक कपड़े की बनाई हुई गुड़िया होती है, जिसको अक्सर लोग ब्लैक मैजिक के लिए यूज करते हैं। उस डॉल से लोगों को वश में किया जा सकता है और कुछ लोगों को तो मारा भी जा सकता है। वो औरत क्या चाहती थी किसी को कुछ भी नहीं पता था। मम्मी के पास एक फोन था जिससे उन्होंने 911 पर कॉल कर दिया। वो औरत दोबारा अपनी कार की तरफ चली गई और कार में जाके बैठ गई। कुछ देर तक वो कार से बाहर ही नहीं निकली और हम चुपचाप अपने ट्रक में बैठे हुए थे। वो औरत अपनी कार से दोबारा निकली। उसके हाथ में टायर को खोलने के लिए एक लोहे की लंबी सी रॉड थी। वो बड़ी सी रॉड लेके हमारी तरफ बढ़ रही थी। वो औरत तुरंत मेरी तरफ आई और उसने मेरी तरफ के कांच पे उस रॉड को बहुत जोर से मारा, जिसकी वजह से वो कांच आधा छिटक गया था। अगर वो औरत दोबारा उस रॉड को कांच पे मारती तो शायद वो कांच टूट भी जाता। पहली बार उसके रॉड मारते ही मम्मी ने ट्रक को तुरंत आगे की तरफ भगाया। ट्रक उसकी कार में जोर से लड़ी और वो कार साइड में जाके गिर गई और वो औरत हमारे ट्रक के पीछे भागने लगी और मम्मी ने ट्रक को कहीं भी नहीं रोका। ट्रक के पीछे भागते हुए वो औरत बहुत ही जोर से चिल्ला रही थी। करीब 2 से 3 किलोमीटर ट्रक चलाने के बाद हम एक एरिया पे पहुंचे और वहां से अपने घर पे। हम बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। हम जैसे ही घर पे पहुंचे, मम्मी के फोन पे पुलिस वालों का फोन आया और मम्मी ने उनको बताया कि हम सेफली घर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ जो भी चीजें घटी, मम्मी ने उसकी रिपोर्ट लिखवा दी। अगले दिन पुलिस वाले हमारे घर पे आए और उन्होंने मम्मी से पूछताछ की। उन्होंने मम्मी को बताया कि जिस गाड़ी की हम लोग बात कर रहे थे, हाईवे पे ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं मिली और न ही ऐसी किसी भी औरत को देखा गया। हम गाड़ी का नंबर भी ठीक से नहीं देख पाए थे क्योंकि बारिश की वजह से गाड़ी का नंबर ठीक से दिख ही नहीं रहा था। पुलिस वालों ने मम्मी को यह भी बताया कि उन्होंने पूरी रात हाईवे को चेक किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तब मम्मी ने पुलिस वालों को अपनी ट्रक दिखाई जिससे उन्होंने कार को ठोका था। हमारी ट्रक पर भी बहुत ही ज्यादा गहरा डेंट पड़ा था। बहुत तहकीकात करने के बाद भी पुलिस वालों को कुछ भी नहीं पता चला और उन्होंने केस को बंद कर दिया। आज भी मैं सोचता हूँ कि वो औरत आखिर चाहती क्या थी और वो मेरा पीछा क्यों कर रही थी। ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना मुझको मोहित जी ने भेजी है, जो कि उनके किसी जानने वाले के साथ घटी थी। ये घटना मोहित जी के दोस्त के पिताजी के साथ घटी थी, जिनका नाम पवन है। अब आगे की घटना मैं आपको पवन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम पवन है और ये घटना मेरे साथ 2009 में घटी थी। आपने ब्लू क्रॉस रोड का नाम सुना होगा। इसके बारे में नहीं सुना तो आप गूगल कर सकते हैं। ब्लू क्रॉस रोड के बारे में मैं आपको बता दूं, ये रोड चेन्नई में कस्टम कॉलोनी के पास पड़ती है। ये रोड एक छोटा सा हाईवे भी है। ये कस्टम कॉलोनी से होते हुए जाता है। इसके बारे में ये कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है। ये रोड दोनों तरफ से जंगलों से घिरी हुई है। दिन में यहाँ पर तो काफी लोग जाते हैं, लेकिन रात में यहाँ से कोई भी नहीं गुजरता। मैं काफी बार डिलीवरी के लिए इस रास्ते से गुजर चुका हूँ, लेकिन दिन में। इस बार मैं रात में डिलीवरी करने जा रहा था। मेरे पास एक बड़ी सी ट्रक थी
जिसमें चिप्स बनाने की एक बहुत बड़ी सी मशीन रखी हुई थी। इस रास्ते के भूतिया होने के बारे में मैंने बहुत सुन रखा है। यह घटना मेरे साथ 1 दिसंबर 2009 को घटी थी। काफी ठंड थी और कोहरा भी बहुत था। मैं अकेले ही इस रास्ते से गुजर रहा था। मैं भूत और प्रेत में विश्वास करता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। यह रास्ता दोनों तरफ से दीवालों से भी घिरा हुआ है और दीवार की दूसरी तरफ से जंगल शुरू हो जाता है। मैं जब रात में इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि रोड के साइड में एक औरत चलते हुए जा रही है। मैं ज्यादा तेजी से ट्रक को नहीं भगा रहा था, क्योंकि पीछे जो मशीन थी उसमें कुछ भी अगर टूटता तो उसका नुकसान मुझे ही देना पड़ता। वो औरत धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन पीछे की तरफ, और उसका सर मेरी ट्रक की तरफ था। वो औरत मुझे देख के पीछे की तरफ चल रही थी। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी और वो हंस रही थी। वो एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन जितनी तेजी से वो पीछे की तरफ भाग रही थी उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो कोई बूढ़ी औरत है। ये रास्ता ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। कोहरे की वजह से मुझे कुछ ज्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैंने किसी तरह ट्रक की स्पीड थोड़ी तेज करी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो औरत शायद मेरा पीछा कर रही हो। ट्रक को जब मैं थोड़ा सा आगे ले गया तो मैंने देखा कि रोड के बीच में अजीब अजीब परछाइयां दिख रही हैं, और जो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी थी उस पे अजीब अजीब लोग लटके हुए हैं। ऐसा मैंने खुद देखा। वो मेरा कोई वहम नहीं था, वो बस परछाइयां थी जो काफी भूतिया लग रही थी। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद एक पेड़ था जो रोड के बीच में ही लटका हुआ था। उसकी एक डाल बहुत ही ज्यादा लंबी थी जो एकदम रोड के बीच में ही आ रही थी। मैं जब ट्रक को उसके नीचे से लेके गुजरा तो वो डाल मेरी ट्रक के छत को छूते हुए निकली, और तभी बहुत जोर से ट्रक के ऊपर आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे ट्रक के ऊपर कूद रहा हो या उसकी छत तोड़ के कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। मैंने ट्रक की स्पीड को और तेज कर दिया और उसको खूब जोर से भगाया। भगाते हुए मैं तुरंत उस रोड से बाहर निकला, और जैसे ही मैं उस रोड से बाहर निकला वो आवाज और वो हलचल अपने आप बंद हो गई। इस रोड पे ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उस दिन के बाद से मैं रात में कभी भी डिलीवरी करने उस रोड से नहीं निकला, और ये ब्लू क्रॉस रोड आज भी हॉन्टेड है। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये घटी थी रूबिको के साथ। रूबिको एक ट्रक ड्राइवर था। उसके साथ उसका एक पार्टनर भी था। उसका नाम बॉस्कॉन था। अब आगे की घटना मैं आपको रूबिको के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रूबिको है और ये घटना मेरे और मेरे पार्टनर बॉस्कॉन के साथ घटी थी। ये घटना हमारे साथ 2007 में घटी थी। हम कैनेडियन फॉरेस्ट के पास बने एक हाईवे से निकल रहे थे। वैसे तो हम ज़्यादातर दिन में ही ड्राइव करते हैं, लेकिन हमको कुछ पुरानी लकड़ियों को लेके एक फैक्ट्री में देना था। वो कारखाना हमारे लोकेशन से बहुत ही ज़्यादा दूर था और हमें जल्द से जल्द वहाँ पे सारी लकड़ियों को पहुँचाना था, इसलिए हमको रात में जल्दी निकलना पड़ा। मैं ट्रक को चला रहा था। हमारी ट्रक में पीछे 2 ट्रेलर लगे हुए थे जो कि काफ़ी भारी थे। वो दोनों ट्रेलर लकड़ियों से खचाखच भरे हुए थे। हमको सारी लकड़ियों की डिलीवरी दिए गई जगह पर सुबह 6 बजे से पहले करनी थी। मैं ट्रक को चला रहा था और बॉस्कॉन मेरे बगल में बैठा हुआ था। मैं थोड़ा सा बोर हो रहा था, इसलिए बॉस्कॉन ने रेडियो पे थोड़ा सा म्यूजिक चला दिया। उस वक्त रेडियो पर एक पॉडकास्ट चल रहा था। वो पॉडकास्ट हम जैसे ट्रक ड्राइवर्स के लिए था। उस पॉडकास्ट में ये बता रहे थे कि अक्सर रात में हैवी ट्रक्स का कितना भयानक एक्सीडेंट होता है और वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। उसमें यह भी बताया गया था कि गवर्नमेंट को हम लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मुझे पॉडकास्ट सुने बस आधे घंटे ही हुए थे। उसके बाद मैं बोर होने लगा था और तभी मैंने दोबारा म्यूज़िक चला दिया और म्यूज़िक चलते हुए मैं अपनी ट्रक को चला रहा था। मेरा ट्रक थोड़ी स्पीड में था और हम हाईवे के बीच में करीब 50 किलोमीटर तक आगे आ गए थे। कुछ किलोमीटर आगे चलने के बाद हम हाईवे के उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। उस हिस्से में लाइट्स नहीं थी क्योंकि वो हिस्सा जंगल से होते हुए आता था। मैं धीरे धीरे ट्रक को चला रहा था क्योंकि अंधेरे पे अक्सर जानवर हाईवे पे आ जाते हैं। जब मैं ट्रक को धीरे धीरे चला रहा था तो मैंने देखा कि एक कार पेड़ से लड़ी हुई है और उसके इंजन के साइड से धुआं निकल रहा है।
मैंने तुरंत ट्रक को रोकने की कोशिश की। हालांकि ट्रक काफी स्पीड में था और भारी था, इसलिए उसको रुकने में थोड़ा टाइम लगा। ट्रक के रुकते ही बॉस्कॉन तुरंत ट्रक से नीचे उतरा और जाके कार में देखने लगा। उसको कार में कोई भी नहीं दिखा, वहां पर कोई भी नहीं था। उसके बाद मैं भी ट्रक से नीचे उतरा और बॉस्कॉन के साथ कार के चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उस कार को देख के लग रहा था कि उसके एक्सीडेंट को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। बॉस्कॉन और मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने वहां पर दूर दूर देखने की कोशिश भी की, लेकिन वहां पर हमें कोई भी नहीं मिला। वो पूरी रोड और पूरा हाईवे खाली था। कार के ड्राइवर का भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। हमको लेट हो रहा था क्योंकि हमको अपनी डिलीवरी टाइम पर करनी थी। बॉस्कॉन ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उनको सारी जानकारी भी दे दी और फिर हम लोग वहां से निकल गए। हमने पुलिस वालों को अपने ट्रक का नंबर भी दे दिया और अपना नाम भी बता दिया। हमने उनको ये भी बताया कि अगर उनको हमसे कोई भी जानकारी लेनी हो तो वो हमें कॉल कर सकते हैं। इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम लोग वहां से निकल गए। हम वहां से थोड़ा और आगे गए और हमने देखा कि हाईवे के साइड में दो लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। वो एक औरत और आदमी थे। वो दोनों लोग लंगड़ा के चल रहे थे। उनके कपड़ों को देख के लग रहा था कि वो किसी शादी से आ रहे हैं। उन्होंने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। हम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आमतौर पर हाईवे के इस हिस्से में हमें कभी भी कोई इंसान चलते हुए नहीं दिखा है, क्योंकि इस हिस्से में बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। मैंने बॉस्कॉन से बोला कि हमें उतर के देखना चाहिए, शायद उन लोगों को हमारी किसी मदद की जरूरत हो। बॉस्कॉन ने उन लोगों को लंगड़ाते हुए देखा और उसने बोला कि शायद हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बॉस्कॉन की बात मान के मैंने ट्रक को रोकने की कोशिश की। ट्रक थोड़ी सी स्पीड में था और मैं जिस ट्रक में था उसमें दो हैवी ट्रेलर्स थे जो लकड़ियों से खचाखच भरे हुए थे। ट्रक को रुकने में थोड़ा सा टाइम लगा। जहां पर वो औरत और आदमी थे, हमारा ट्रक उनसे करीब 20 से 25 मीटर आगे जाके रुका। हम जिस जगह पर थे उस जगह पर काफी ज्यादा अंधेरा था। हम दोनों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग इतनी रात में आखिर इस अंधेरे में क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। वो लोग धीरे धीरे हमारे ट्रक की तरफ आ रहे थे और हम ट्रक में ही बैठे हुए थे। मैंने बॉस्कॉन से बोला कि हमें शायद अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लेना चाहिए। बॉस्कॉन फर्स्ट एड बॉक्स को ढूंढ रहा था, लेकिन वो नहीं मिला। बॉस्कॉन ने बोला कि शायद हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स भूल गए हैं। मैं उससे फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बात कर ही रहा था, इतने में वो दोनों औरत और आदमी हमारे ट्रक को क्रॉस करके आगे चले गए। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों ने हमारे ट्रक को देखा ही ना हो। मैंने उनको आवाज दी, लेकिन वो लोग नहीं रुके। शायद वो हमारी आवाज सुन नहीं पाए। मैंने उनको दोबारा बुलाया, लेकिन उन्होंने शायद दोबारा मेरी आवाज को नहीं सुना और चुपचाप बस आगे चलते जा रहे थे। वो लोग रुक भी नहीं रहे थे और सीधे जा रहे थे। मैंने फिर ट्रक के हॉर्न को बजाया। वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और बहुत ही ज्यादा शांति थी। मेरे ट्रक की लाइट की वजह से हमें पूरी हाईवे साफ साफ दिखाई दे रही थी। उस ट्रक का हॉर्न उस रात में हाईवे पर इतनी तेज गूंज रहा था और वो आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी थी। ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनते ही वो लोग अचानक से रुक गए। ट्रक के हॉर्न की आवाज वहां पर बहुत जोर से इको कर रही थी। ट्रक के हॉर्न की आवाज सुन के वो दोनों औरत और आदमी तुरंत वहीं पर रुक गए, लेकिन पीछे नहीं मुड़े। मैं और बॉस्कॉन ट्रक में ही बैठ के उन लोगों को देख रहे थे, लेकिन उन लोगों ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। हम दोनों को वो औरत और आदमी बहुत अजीब लग रहे थे। मैंने बॉस्कॉन से बोला कि जाओ उनसे बात करो, शायद उनको हमारी मदद की जरूरत हो। तब बॉस्कॉन ने मुझको मना किया। उसने मुझसे बोला कि उसको वो लोग बहुत अजीब लग रहे हैं और उसको डर लग रहा है। उसने मुझको ये भी बोला कि हमको शायद यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। फिर उसने मुझसे बोला कि वो नीचे नहीं उतरेगा। उसने मुझसे बोला कि मैं जाके उनको देख के आऊं। तभी बॉस्कॉन ने मुझसे बोला कि हम बिना वजह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अगर उनको हमारी मदद की जरूरत होती तो वो लोग हमसे खुद ही मदद मांग लेते। उसने ये भी बोला कि जल्दी चलो, क्योंकि हमको सारा लकड़ियों का सामान जल्दी डिलीवर करना है। मुझको उसकी बात ठीक लगी। हम इतनी देर से बैठ के ट्रक में बात कर रहे थे, लेकिन वो दोनों औरत और आदमी अपनी जगह से हिले तक नहीं। उसके बाद मैंने ट्रक को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और उनके पास आगे लेके चला गया। मैंने ट्रक उनके पास जाके रोका और मैंने अपने ट्रक के दरवाजे के शीशे को नीचे किया
और उनसे पूछा कि आपको किसी तरह की मदद चाहिए क्या। उन दोनों लोगों ने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया और वो दोनों बस आगे की तरफ ही देख रहे थे। मैंने दोबारा पूछा कि आप लोगों को किसी तरह की मदद चाहिए क्या। उन दोनों लोगों ने शांति से मेरी तरफ देखा। उन दोनों आदमी और औरत की आंखें काफी बड़ी थीं, या फिर उन दोनों लोगों ने अपनी आंखों को बहुत ही ज्यादा खोल रखा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें अगर थोड़ी देर और खुली रही तो वो उनके चेहरे से बाहर गिर जाएंगी। मैंने उनको देखा और उनको देख के बहुत ही ज्यादा डर गया था। उन दोनों लोगों ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग किसी शादी से आ रहे हैं। वो दोनों लोग मुझको देख के जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैं उनकी आवाज सुन के बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो दोनों लोग इंसान तो नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर के अंदर कोई भूत घुस गया हो। बॉस्कॉन ने भी ये सब देखा और वो भी चिल्लाने लगा। उसने तुरंत मुझसे बोला कि ट्रक को भगाओ। वो इतनी तेज चिल्ला के बोला कि मैं भी डर गया। ट्रक की ड्राइविंग सीट उनसे काफी ऊंची थी। वो लोग मुझे पकड़ने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन मैं उनके हाथ नहीं आया। मैंने तुरंत दरवाजे के शीशे को बंद किया और ट्रक को जोर से भगाने लगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ट्रक 2 ट्रेलर वाला काफी भारी ट्रक था, इसलिए उसको स्पीड पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ट्रक धीरे धीरे पिकअप लेके आगे बढ़ रहा था और वो लोग काफी जोर से चिल्ला रहे थे। कुछ देर पहले तो वो दोनों काफी लंगड़ा के चल रहे थे, लेकिन फिर वो लोग ट्रक के पीछे भागने लगे। मैंने फिर ठीक से उनके कपड़ों को देखा। उनके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। वो लोग हमारे ट्रक के पीछे लगातार भाग रहे थे। वो औरत थोड़ा सा पीछे छूट गई, लेकिन वो आदमी लगातार ट्रक के पीछे भाग रहा था। उसने ट्रक के पिछले हिस्से को पकड़ने की कोशिश भी करी और ट्रक के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वो भी नीचे गिर गया। बॉस्कॉन बहुत ज्यादा डर गया था और ट्रक जैसे ही थोड़ी स्पीड में आई, मैंने ट्रक को तीसरे गियर में डाला और उसके बाद चौथे गियर में। उसके बाद मैंने ट्रक को बिल्कुल नहीं रोका और वो लोग पीछे कहाँ छूट गए हमें पता भी नहीं चला। वो लोग काफी देर तक हमें दिखाई भी नहीं दिए। हम दोनों ट्रक में ही बैठे हुए थे और हमारी ट्रक काफी ज्यादा स्पीड में थी। बॉस्कॉन के पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था और मेरे हाथों से भी पसीना निकल रहा था, जिसकी वजह से स्टीयरिंग गीला हो गया था। मैं ट्रक को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, मैं बस ट्रक को लगातार भगाए जा रहा था। मेरे अंदर ये डर था कि वो लोग अगर हमारे पीछे आते तो हमें मार देते। वो लोग कौन थे हमको नहीं पता। और फिर हमने ट्रक डायरेक्ट उसी लोकेशन पे रोकी जहां पर हमें उन लकड़ियों की डिलीवरी करनी थी। हमने अपना ट्रक वहीं पर खड़ा किया और सारा सामान अनलोड हो रहा था। मैं और बॉस्कॉन ट्रक में ही बैठे हुए थे और कॉफी पी रहे थे और कल रात की घटना के बारे में बात कर रहे थे। तभी बॉस्कॉन के मोबाइल पर एक फोन आया। वो एक अननोन नंबर था। उसने तुरंत फोन उठाया और वो एक पुलिस ऑफिसर का नंबर था। उसने बॉस्कॉन से बात की और उससे ट्रक के बारे में सारी जानकारी पूछी और हमसे हमारा नाम भी कंफर्म किया। तब बॉस्कॉन ने उसको सारी चीजें बताई। बॉस्कॉन ये सब बताते हुए काफी ज्यादा डर रहा था, इसलिए मैंने उसके हाथ से फोन छीन लिया और पुलिस वालों से उस कार के एक्सीडेंट के बारे में पूछा। तब पुलिस वालों ने बताया कि ये कार एक हस्बैंड और वाइफ की है, जो लोग ड्रिंक करके कार चला रहे थे। वो लोग शादी से आ रहे थे और किसी तरह उनकी कार डिसबैलेंस हो गई और जाके पेड़ से लड़ गई और वो लोग ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। उनकी आंखों में चोट आई और उनकी आंखें उनके चेहरे से बाहर आ गईं। जब उन्होंने ये बातें बताई तो हम बहुत ज्यादा डर गए थे और मैं तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उन्होंने ये भी बताया कि उस आदमी और औरत किसी पार्टी से आ रहे थे और उन्होंने जिस तरीके के कपड़े पहने हुए थे, सेम कपड़े उन दोनों आदमी और औरत ने भी पहने हुए थे, जो हमारे पीछे हमें मारने के लिए भागे थे। उस पुलिस वाले की बात सुन के हम बहुत ही ज्यादा डर गए थे। उसने ये बताया था कि उनकी मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी, तो हमारे पीछे जो लोग थे वो आखिर कौन थे। मैंने हम लोग के साथ घटी घटना को उन पुलिस वालों को नहीं बताया। उन पुलिस वालों की मांगी गई जानकारी के हिसाब से हमने उनको सारी जानकारी दी, लेकिन हमने उनको यह भी बताया कि हमें उस वक्त कार के पास किसी भी तरह की कोई भी बॉडी नहीं मिली। पुलिस वालों को हम पे थोड़ा डाउट होने लगा और उन्होंने हमसे बोला कि हम शहर को छोड़ के ना जाएं और जल्द से जल्द उनके पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करें। उसके बाद हम उस ऑफिसर की बताई हुई जगह पर भी गए और उनको सारी डिटेल दी, लेकिन मैंने और बॉस्कॉन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम हमारे साथ घटी इस घटना को किसी को भी नहीं बताएंगे, वरना लोग हमारे ऊपर और शक करने लगेंगे।
हमने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया और पुलिस वालों ने उसके बाद हमारा नंबर लिया और हमारी सारी डिटेल ली। उसके बाद उन्होंने हम लोगों को 1-2 बार पूछताछ के लिए बुलाया और फिर केस को क्लोज कर दिया। ये घटना जो मेरे और बॉस्कॉन के साथ घटी थी, ये हमारे जीवन की सबसे खतरनाक घटना थी और हम इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको ट्रकर्स की दूसरी घटना बताने वाला हूं। ये घटना घटी थी रॉबिन के साथ और अब आगे की घटना मैं आपको रॉबिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मैं करीब 25 साल की उम्र से ट्रक चला रहा हूं। ज्यादातर डिलीवरी मैं रात में ही करता था, क्योंकि ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स रात में ही अपना काम करते थे, क्योंकि रात में ट्रक का काम काफी ज्यादा होता था। 25 साल की उम्र से ही मैंने बहुत सी जगहों पर ट्रक चलाया है। अलग अलग कंपनीज के लिए मैंने काम भी किया है। मैंने अलग अलग तरीके के हैवी व्हीकल्स भी चलाए हैं। मैं अपना काम हमेशा सही समय पे करता हूँ और सारी डिलीवरीज एकदम सही टाइम पे करता था। मेरा काम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था, क्योंकि मैं अपना पिकअप और अपनी डिलीवरी एकदम टाइम पे करता था। मैं सारा सामान एकदम सही सलामत पहुंचाता था। आज तक मेरे किसी भी कस्टमर का कोई भी सामान खराब नहीं हुआ है या फिर चोरी या डैमेज नहीं हुआ है। एक बार मैं जिस डेस्टिनेशन पर डिलीवरी करने जा रहा था, वहां पर जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता जंगल से होके जाता था और दूसरा रास्ता एक छोटे से डेजर्ट के एरिया से। जंगल का रास्ता काफी खराब था, इसलिए सारे ट्रक ड्राइवर्स डेजर्ट के एरिया से ही जाते थे और मैं भी वहीं से जा रहा था। वो एरिया थोड़ा साफ और क्लियर भी था और वहाँ के हाईवे जंगल के हाईवे से थोड़े चौड़े भी थे। वहाँ पर ट्रक चलाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही थी। इस बार मैं जिस चीज़ को डिलीवर कर रहा था वो कुछ एंटिक मूर्तियाँ थीं और अलग अलग चीज़ों की बनी हुई थी। उनमें कुछ कांच के भी सामान थे। सामान ट्रक में लोड हो चुका था और मैं अपने रास्ते निकल चुका था। जैसा कि मैंने बताया कि वो हाईवे बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसलिए मैं ट्रक को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चला रहा था, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द सारा सामान डिलीवर भी करना था। वो हाईवे बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। मेरी एक आदत थी कि मैं ट्रक को कभी भी बीच में नहीं रोकता था। मैं ट्रक को हमेशा डिलीवरी पॉइंट पर ही ले जाके रोकता था। मैं ट्रक चला रहा था और उसमें हल्का सा म्यूजिक बज रहा था। मैं म्यूजिक सुनते हुए पानी पी रहा था और अपनी ट्रिप को एंजॉय कर रहा था। तभी मैंने देखा कि पीछे से एक बहुत ही छोटा सा मिनी ट्रक बहुत तेजी में मुझे टेक ओवर करके आगे निकल गया। वो इतनी तेजी से आगे निकल के गया कि अगर हल्का सा भी डिसबैलेंस होता तो एक्सीडेंट हो जाता। मुझे पता नहीं वो कौन था और मैं उसे पकड़ना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट सामान रखे हुए थे। वो जो भी था बहुत ही ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा था। वो मेरे आगे ही चल रहा था और मैं भी उसके पीछे ट्रक को चला रहा था। देखते ही देखते उसने अपनी ट्रक की स्पीड बहुत तेज़ कर ली और वो मेरे सामने से गायब हो गया। वो फिर काफ़ी देर तक मुझे नहीं दिखा और मैंने भी फिर इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं दिया। मैं चुपचाप अपने ट्रक को चला रहा था। करीब 20 मिनट बाद जब मैं थोड़ा सा और आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि वो ट्रक हाईवे से नीचे उतरा हुआ है और साइड में खड़ा है। उसके आगे एक औरत खड़ी थी जो कि लिफ्ट मांग रही थी। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। मैंने भी साइड में ट्रक को रोक दिया और मैं तुरंत ट्रक से नीचे उतरा और उस औरत के पास गया। मैं उसके पास जाते ही उससे बोला कि आपको इतनी तेज ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, कोई भी हादसा हो सकता है। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और उसने मुझसे बोला कि उसका ट्रक खराब हो गया है और मैं उसको आगे तक लिफ्ट दे दूं। उसने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसको कहीं जाना था या फिर वो कहीं से आ रही है। उसको देख के ये भी नहीं लग रहा था कि वो ट्रक चलाती होगी। मैंने उससे पूछा कि आपकी ट्रक को क्या हो गया। तब उसने मुझे बताया कि उसके ट्रक में फ्यूल खत्म हो गया है और उसको जल्दी से कहीं पहुंचना है। फिर दूसरे ही पल उसने मुझको ये बताया कि उसकी कार खराब हो गई थी और वो अपने एक दोस्त का ट्रक लेके आ गई है। उसकी बातें मुझे बहुत अजीब लग रही थी और ये सब वो मुस्कुरा के बोल रही थी। उसकी आंखें इतनी बड़ी थी कि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। वो देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। उसके ट्रक के शीशे हल्के नीचे थे। मैं उनमें झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसने मुझसे दोबारा पूछा कि क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे। मैंने उससे बोला हाँ ठीक है, आप आओ मेरे ट्रक के अंदर बैठ जाओ,
मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। मैंने उससे ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मुझको भी लेट हो रहा था। मैं जल्दी से दौड़ के अपने ट्रक में बैठ गया। मैं ट्रक में बैठा ही था कि ट्रक की चाबी मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने ट्रक के दरवाजे से निकल के देखा तो मैंने देखा कि चाबी उसी मिनी ट्रक के पास खड़ी है जहां पर मैं उस लड़की से बातें कर रहा था। मैं तुरंत ट्रक से नीचे उतरा और मिनी ट्रक के पास जाके अपनी चाबी उठाया। मैं चाबी उठा के जैसे ही पीछे घूमा, मैंने देखा कि वो लड़की गायब हो चुकी है। वो मुझे कहीं दिखी ही नहीं। मुझे लगा कि शायद वो ट्रक के अंदर बैठ गई हो, और जब मैंने ट्रक के अंदर देखा तो वो उसमें भी नहीं थी। मैंने चारों तरफ उसको ढूंढा, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। ये देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मैंने तो उसका नाम तक नहीं पूछा था, वो कौन थी। मैंने तभी देखा कि उस ट्रक के अंदर जिससे वो आई थी उसके सारे शीशे आधे नीचे थे। मैं धीरे धीरे उस ट्रक के पास गया और मैंने जो चीज अंदर देखा मैं देख के हैरान हो गया। मैंने देखा कि वो लड़की ट्रक के पिछले सीट पे पड़ी है। मैंने तुरंत उसके नर्व्स को चेक किया और वो मर चुकी थी। ये देख के मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं तुरंत पीछे भाग के अपने ट्रक के पास चला गया और तुरंत अपने फोन को उठा के पुलिस वालों को फोन किया। मैंने पुलिस वालों को सारी जानकारी दी और उनको ये भी बताया कि यहाँ पर क्या हुआ है। पुलिस वालों ने मुझसे मेरा लोकेशन पूछा और उन्होंने मुझसे वहीं रुकने को बोला। मैं उनका रुक के इंतजार कर रहा था। उन्होंने मुझसे बोला कि वो 20 मिनट में मेरी दी गई लोकेशन पे आ जाएंगे, और वो 20 मिनट भी मेरे लिए काटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। मैं फिर उस ट्रक से दूर हट गया। मैं अपने ट्रक के अंदर जाके बैठा हुआ था और बार बार उस ट्रक को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लेकिन मेरी नजर और मेरा ध्यान बार बार उस ट्रक की तरफ ही जा रहा था। उस ट्रक के सारे शीशे आधे नीचे थे और तभी मुझे उस ट्रक के अंदर से किसी की आवाज आई। वो मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। मुझे लगा कि शायद वो औरत अभी भी जिंदा हो। मैंने तुरंत अपनी फ्लैशलाइट निकाली और उससे ट्रक के पास जाने लगा। वो फ्लैशलाइट इतनी तेज थी कि अगर कुछ देर के लिए किसी इंसान की आंख पे वो टॉर्च पड़ जाए तो वो अंधा हो जाए। मैं उसी फ्लैशलाइट को लेके धीरे धीरे उस ट्रक के पास जा रहा था और उस ट्रक के अंदर उस औरत की बॉडी को देखा। मैं कुछ देर तक उसकी बॉडी को देख रहा था। मुझे लगा कि शायद उसकी सांस अचानक से चलने लगे या फिर चल रही हो। मैं एक बार फिर से उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं उसके नर्व्स को चेक कर सकूं। मैंने फ्लैशलाइट उसके चेहरे की तरफ ही किया हुआ था। मैं धीरे धीरे उसके हाथ की तरफ अपने हाथ को ले जा रहा था और तभी उसने अचानक से मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैंने फ्लैशलाइट से उसके चेहरे की तरफ देखा और उसने अपनी आंखें बहुत बड़ी कर ली और जोर जोर से हंसने लगी। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। मैं अपने हाथ को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उससे अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था। मैंने तुरंत अपनी फ्लैशलाइट उसके मुंह की तरफ फेंकी और अपने हाथ को छुड़ा के दूसरे डायरेक्शन में भाग गया। मैं खूब जोर से चिल्लाते हुए उस डायरेक्शन में भाग रहा था और पूरे हाईवे पे मेरे चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। मैं उसी तरफ भाग रहा था जिस तरफ से पुलिस वाले आ रहे थे और मैं भागते हुए जाके उनकी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और पुलिस वाले तभी बाहर निकल आए। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था और चिल्ला रहा था और रो रहा था। पुलिस वालों ने मुझे शांत कराया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ है। मैंने उन पुलिस वालों को उस औरत की लाश के बारे में बताया और उनको सारी चीजें बताई। वो पुलिस वाले मुझे उस औरत की बॉडी के पास लेके गए और उन्होंने जब चेक किया तो वो मर चुकी थी। मेरी फ्लैशलाइट उसी औरत के चेहरे पर ही पड़ी थी। मैंने अपनी फ्लैशलाइट को वापस लिया और साइड में बैठा हुआ था। पुलिस वालों ने मुझसे सारी पूछताछ की और मैंने उनको सब कुछ बताया। मैंने उनको ये भी बताया कि मैंने उस औरत से बात की है, लेकिन उस औरत की नब्ज को देख के लग रहा था कि वो बहुत पहले ही मर चुकी है। तो फिर वो गाड़ी चला कौन रहा था? पुलिस वाले ने बताया कि ये गाड़ी काफी देर से यहीं पर ही खड़ी हुई है, लेकिन मैंने उसको बताया कि पिछले 20 से 25 मिनट पहले मैंने इस गाड़ी को चलते हुए देखा था। मेरी बात पर वो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उनको लगा कि शायद डेड बॉडी देखने का मुझे एक बहुत ही बड़ा सदमा हो गया है। उन्होंने मुझे बैठने को बोला। कुछ देर बाद एम्बुलेंस भी आ गई और वो लोग उस बॉडी को लेकर चले गए। पुलिस वालों ने मेरा नंबर नोट किया और उन्होंने मुझसे बोला कि अगर कोई भी जानकारी की जरूरत होगी तो वो मुझे फोन करेंगे। मैं उस वक्त वहां से अपने ट्रक को लेकर चला गया।
मैं पूरे रास्ते डरते हुए ट्रक को चला रहा था। मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था। जीवन में पहली बार मैंने लेट डिलीवरी की थी। हालांकि सारा सामान ठीक था, लेकिन ट्रक चलाते वक्त मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने सारे सामान को डिलीवर किया और पूरी रात उसी के बारे में सोचता रहा। यह घटना मेरे जीवन की सबसे भयानक घटना थी और मैं इसके बारे में जिसको भी बताता हूँ कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन ये सच थी और मैं इस घटना को कभी भूल नहीं पाऊंगा। ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना जिसके साथ घटी थी उसका नाम डेविन था। और अब आगे की घटना मैं आपको डेविन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम डेविन है और मैं काफी सालों से ट्रकर हूँ। मैं ट्रक्स चलाता हूँ। मेरे साथ मेरी एक डॉगी वो भी रहती है। उसका नाम लॉटी था। मैं जहां पर भी जाता था मैं अलग अलग कंपनीज के लिए काम करता था। लॉटी हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। मैं अक्सर अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग डिलीवरीज करता था। मेरे लाइफ का ज़्यादातर टाइम ट्रक के अंदर ही गुजरा था। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने कंपनी के ऑर्डर के हिसाब से काम करता था। इस बार मुझको एक पुराने घर के कुछ सामान को डिलीवर करना था। वो घर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था और उसके सामान भी काफ़ी ज़्यादा पुराने थे। मुझे कहीं जाके उसको डिलीवर करना था, लेकिन उसका एड्रेस मुझे फ़ोन पे बाद में मिलने वाला था। मैं उस सामान को डिलीवर करने की मूड में नहीं था, क्योंकि 3 दिन पहले ही मैं लगातार ड्राइव करके आया हूँ। मैं पिछले 10 घंटे से सोया नहीं हूँ और 5 घंटे से मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा थका था। मैंने अपने सीनियर से बोला कि मैं इस बार डिलीवरी नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने मुझसे बोला कि और कोई ट्रक इस वक्त अवेलेबल नहीं है और सामान को जल्द से जल्द एक गोदाम में डिलीवर करना है। उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि वो मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी देंगे। जब तक सामान ट्रक में लोड हो रहा था मैं कुछ देर बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। लॉटी भी मेरे साथ ही बैठी हुई थी। उस घर का सामान धीरे धीरे ट्रक के अंदर लोड हो रहा था। कुछ देर बाद एक पुरानी अलमारी भी उस ट्रक में लोड हो रही थी। वो अलमारी देखने में काफी सालों पुरानी लग रही थी। लॉटी उस अलमारी को देख के भौंकने लगी। अचानक से वो क्यों भौंक रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसका ये बर्ताव मैंने पहली बार देखा था। उस वक्त शाम के करीब 8 बज रहे थे और सब कुछ एकदम शांत था। मुझे बस उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। वहां पर कुछ लोग थे जो सामान को तुरंत अनलोड कर लेते और मुझे इसके अच्छे पैसे भी मिल जाते। ये काम मात्र 2 घंटे का था, जिसकी मुझे अलग से पेमेंट भी मिल रही थी, इसलिए मैं इस काम के लिए तैयार हो गया था। सारा सामान लोड होने के बाद मैं ट्रक लेके निकल गया। लॉटी भी ट्रक में बैठी हुई थी, लेकिन वो ट्रक के पीछे के हिस्से की तरफ देख के लगातार भौंक रही थी। मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। मेरी ड्राइविंग सीट के पीछे एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी, जिससे पीछे के कंटेनर के अंदर का हिस्सा पूरा साफ साफ नजर आता था। लॉटी उसी खिड़की को देख के लगातार भौंक रही थी। मैंने उसको शांत कराया, लेकिन वो शांत ही नहीं हो रही थी। करीब 20 किलोमीटर की ड्राइविंग के बाद कुछ देर के लिए मैंने अपने ट्रक को रोक दिया। मुझे लगा कि शायद लॉटी को टॉयलेट लगी हुई है या फिर उसको कुछ खाना है। ट्रक रोकने के बाद मैं ट्रक से नीचे उतरा और लॉटी को पीने के लिए पानी दिया, लेकिन वो लगातार बस ट्रक के कंटेनर को देख के भौंक रही थी। मैं काफी ज्यादा थका हुआ था, इसलिए मैंने उसको डांटा। मैंने दोबारा उसको ट्रक में बैठाया और ट्रक को चलाने लगा। मैं चुपचाप ट्रक चला रहा था और सामने की तरफ देख रहा था। मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही थी। मैं पानी पी रहा था। मैंने जैसे ही पानी की एक घूंट पी, मुझे मेरी सीट के पीछे बनी खिड़की से आवाज आई, ट्रक धीमे चलाओ। इस आवाज को सुन के मैं एकदम चौंक गया। मैंने ट्रक को वहीं साइड पे ही खड़ा कर दिया और ट्रक के पीछे वाले हिस्से में देखने लगा। वहां पर कुछ भी नहीं था। वो आवाज कहां से आई मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत दिनों से मैं सोया नहीं हूं, इसलिए मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। मैं दोबारा ट्रक को चलाने लगा और करीब 5 मिनट बाद मुझे ट्रक के पीछे के हिस्से से किसी के हंसने की आवाज आई। वो आवाज किसी औरत की लग रही थी। मैंने ट्रक को फिर से साइड में रोक दिया और अपनी सीट के नीचे से फ्लैशलाइट निकाल के ट्रक के पीछे के हिस्से को दोबारा देखने लगा। वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे बस इस सामान को जल्दी से जल्दी डिलीवर करना था। उसके बाद
मैं सो लूँगा। मेरे दिमाग में यही चल रहा था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। मैं दोबारा ट्रक को चलाने लगा और जल्दी से जल्दी सामान को डिलीवरी करने के लिए जाने लगा। मेरे फ़ोन पे जहाँ पर इस सामान को डिलीवर करना था उसका एड्रेस भी मैसेज हो चुका था। मैं वहीं पर ही जा रहा था। तभी मुझे ट्रक के पीछे के कंटेनर से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई। मैंने तुरंत ट्रक को रोक दिया और नीचे उतर गया। लॉटी भी मेरे साथ ट्रक के नीचे उतर गई। मुझको लगा कि शायद कोई सामान गिर गया हो। सामान गिरने का कोई भी चांस नहीं था क्योंकि सामान को अच्छे से रखा गया था और उसको ठीक से बांधा गया था। मेरे मन में आ रहा था कि शायद एक बार मैं ट्रक के कंटेनर को खोल के सामान को चेक कर लूं। मैं नीचे उतर के ट्रक के पिछले हिस्से पे जा रहा था। तभी मुझको अचानक से ट्रक के अंदर से किसी के जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। वो आवाज़ सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। लॉटी भी फिर उस कंटेनर को देख के भौंकने लगी। ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि जब उस ट्रक का सामान लोड हो रहा था तो अंदर कोई भी नहीं था। कोई भी अंदर नहीं फंस सकता था, इसका कोई चांस ही नहीं था। मैं उस पूरे हाईवे पे अकेला था और ट्रक में से वो आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। फिर वो खटखटाने की आवाज़ बंद हो गई और सब कुछ एकदम शांत हो गया। काफ़ी देर तक कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने उस ट्रक के कंटेनर में कान लगाया और अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश की। मुझको किसी के गाने गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई गाना गा रहा हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और फिर वो आवाज़ भी शांत हो गई। मैं ट्रक के बाहर ही था। मेरा मन कर रहा था कि मैं ट्रक के कंटेनर को खोल के चेक करूं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लॉटी भी भौंकना बंद कर चुकी थी। शायद वो भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। कुछ देर तक मैं वहीं पर खड़ा रहा। फिर मैंने हिम्मत की। मैं दोबारा ट्रक के अंदर बैठा और ट्रक को लगातार चला के उसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था जहाँ का मुझे मैसेज आया था। ट्रक चलाते वक्त मुझे बीच में कई बार किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आई और ऐसा लग रहा था कि ट्रक के पीछे के कंटेनर में कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से कूद रहा हो। मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वो आवाज़ बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। करीब 1 घंटे बाद मैं उस लोकेशन पे पहुंच गया जहाँ पर मुझे सारे सामान को डिलीवर करना था। वो एक बहुत बड़ा वेयर हाउस था जहाँ पर सामान अनलोड होना था। वहाँ पर 3-4 आदमी पहले से ही मौजूद थे जो सामान को अनलोड करते। मैंने ट्रक को वहीं पर जाके चुपचाप खड़ा कर दिया और लॉटी को लेके ट्रक से बाहर आ गया। फिर उन लोगों ने कंटेनर को खोला। कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं था। वो लोग धीरे धीरे करके सारा सामान कंटेनर से बाहर निकाल रहे थे। मैं और लॉटी उसी कंटेनर के सामने खड़े थे। फिर कुछ देर बाद सारा सामान धीरे धीरे अनलोड हो रहा था। फिर वो अलमारी भी आई जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। लॉटी उसी अलमारी को देख के भौंकने लगी, लेकिन उस अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे साफ साफ याद है जब वो अलमारी लोड हो रही थी तो उसका दरवाज़ा लॉक था। उसके बाद उस कंटेनर के अंदर कोई भी नहीं गया। उसका दरवाज़ा कैसे खुला ये मुझको बिल्कुल भी नहीं पता। सारा सामान अनलोड हो गया और सब लोग चले गए। मुझे कुछ पेपर्स मिले जिन पे मैंने साइन किया और उसके बाद मैं उस कंटेनर के अंदर फ्लैशलाइट लेके गया। लॉटी भी मेरे साथ थी। पूरा कंटेनर खाली था। मैं देख ही रहा था और वापस जैसे ही लौटा मेरी नज़र कंटेनर के साइड पे गई। वहाँ पर एक पंजे का निशान बना हुआ था और वो निशान खून से बना हुआ था। वो किसी बच्चे के पंजे का निशान था। उस निशान को देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने तुरंत उस कंटेनर को बंद किया और उसमें से बाहर निकल गया। मैं उस कंटेनर को लेके कुछ ही आगे गैस स्टेशन के पास गया। वहाँ पर जाके मैंने पहले कुछ खाया और फिर थोड़ा सा आराम किया। मुझे लग रहा था कि शायद ये सब मेरा हेलुसिनेशन हो, ना सोने की वजह से मुझे अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैं थोड़ा आराम करके उठा तो वो निशान अभी भी वहाँ पर मौजूद था। ये देख के मैं समझ गया था कि उस घर के सामान में कुछ ना कुछ अजीब है। वो आवाज़ किसकी थी, वो लड़की कौन थी और वो धुन कौन गुनगुना रहा था। मैं रास्ते भर यही सोच रहा था, लेकिन मुझे इसका कोई भी जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैं अपने घर चला गया और इस हादसे के बारे में मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। ये पहली घटना घटी थी ऑस्टिन और उसकी वाइफ के साथ। ऑस्टिन की वाइफ का नाम मेली था। अब आगे की घटना मैं आपको ऑस्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम ऑस्टिन है और मैं और मेरी वाइफ लॉस एंजलिस में कॉविन नाम के एक कस्बे में रहते हैं। हमारे साथ मेरे पिताजी भी रहते थे।
हमारी शादी को करीब 1 साल हो गया था और मैरी, मेरी वाइफ, प्रेग्नेंट थी। ये घटना है 1992 की। उसकी प्रेगनेंसी को 8 महीने हो चुके थे और 9th मंथ कंप्लीट होने में 15 दिन बाकी थे। एक रात उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई और मेरे पास मेरे डैड की एक पुरानी कार थी। मेरे डैड काफ़ी बुजुर्ग थे और मेरी मम्मी की डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी। मैंने उनको बताया कि मेली की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उसको लेके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हम जहाँ पर रहते थे वहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर था और हमारे कस्बे में एक डॉक्टर थे, लेकिन वो कहीं बाहर गए हुए थे। इसलिए मैं मेली को अपने डैड की कार में ही हॉस्पिटल ले जा रहा था। हॉस्पिटल हमारे घर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था। डैड की कार काफ़ी पुरानी थी। दरअसल वो एक कार नहीं थी, एक छोटा सा मिनी ट्रक था जिस पर वो अपने टाइम पे मुर्गियों के अंडों की सप्लाई करते थे। वो ट्रक काफ़ी दिनों से चला नहीं था और उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम भी थी, लेकिन उस वक्त वो ठीक चल रहा था। तो मैं उसी में मेली को लेके हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। मैं और मेली लॉस एंजलिस के एक हाईवे से हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद डैड की कार अचानक से ख़राब हो गई। उसके इंजन में कुछ अजीब सी दिक्कतें आने लगी थी और वो एक जगह जाके रुक गई। कार रुकने से पहले ही मैंने उसको हाईवे के साइड पे लगा लिया था। मेली की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अब मैं वापस भी नहीं लौट सकता था। मुझे पहले से पता था कि डैड की कार में कुछ दिक्कत है, लेकिन मेली की तबीयत इतनी ख़राब थी कि ये सब मेरे दिमाग से निकल ही गया था। मुझे बस उसको किसी तरह हॉस्पिटल ले जाना था। मैं कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसका इंजन बहुत ही ज़्यादा हीट कर रहा था। मेली की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वहीं से एक ट्रक निकल रहा था। वो ट्रक काफ़ी अजीब था, बहुत ही ज़्यादा अजीब। चांद पूरा निकला हुआ था और रात के करीब 8 या 9 बज रहे थे। वो ट्रक पूरे काले रंग का था और उसकी लाइट भी नहीं जल रही थी। देखने में वो ट्रक बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आखिर उस ट्रक का ड्राइवर बिना अपने ट्रक्स की लाइट ऑन किए हाईवे पर ट्रक चला कैसे रहा है, क्योंकि उसकी ट्रक्स की लाइट भी बुझी हुई थी। लेकिन मैंने इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेली अब बेहोश हो चुकी थी। मुझको बस मेली की चिंता हो रही थी। वो ट्रक मेरी तरफ आ ही रहा था और मैंने तुरंत चिल्लाते हुए उस ट्रक वाले को आवाज़ दी। वो ट्रक वाला काफ़ी स्पीड में था। मेरी कार हाईवे के कोने में खड़ी थी। शायद उसको मेरी कार की टेल लाइट जलते हुए नहीं दिख रही थी। मैं अपनी कार के बोनेट के पास खड़े होके उस ट्रक को हाथ दे रहा था और थोड़ा सा डर भी रहा था क्योंकि मुझको ये नहीं पता था कि वो आखिर मुझे अंधेरे में देख पा रहा है या नहीं। इसलिए मैं अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए उस ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो ट्रक काफ़ी स्पीड में मेरे सामने से निकल के चला गया और नहीं रुका। मैंने उसको आवाज़ भी दी, लेकिन शायद वो मुझे सुन नहीं पाया या फिर अंधेरे में वो मुझको देख नहीं पाया। करीब 200 यार्ड दूर जाके वो ट्रक अपने आप रुक गया और 10 सेकंड तक शांत खड़ा रहा। उस ट्रक को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद मुझको उस ट्रक वाले ने देख लिया है। अगर नहीं देखा होता तो शायद वो ट्रक रुकता ही नहीं। मेरे दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही थी। फिर उस ट्रक के ड्राइवर ने ट्रक के हॉर्न को बजाया। उस हाईवे पर कोई भी नहीं था और एकदम सन्नाटी भरी इस रात में उस ट्रक का हॉर्न इतनी तेज़ी से गूंज रहा था। उसके हॉर्न की वो आवाज़ सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैं भागते हुए ट्रक के पास गया। मेली को मैंने कार में ही छोड़ दिया था। शायद वो बेहोश हो गई थी या फिर सो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मैं उस ट्रक के पास पहुंचा तो देखने में वो ट्रक काफ़ी अजीब लग रहा था। उस पर किसी भी कंपनी का कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ था। वो पूरा का पूरा ट्रक बस काले रंग से पेंट किया हुआ था। मैंने तुरंत उस ट्रक के ड्राइवर की सीट के कांच पे नॉक किया और उससे बोला कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। उसके ट्रक का कांच भी काले रंग का था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने अंधेरे में वो ट्रक चला कैसे रहा है। मेरे पूछने पे भी अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। फिर मैंने चिल्लाते हुए बोला कि सर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी कार भी ख़राब हो गई है। आप मुझे हॉस्पिटल तक लिफ्ट दे सकते हैं क्या।
मेरे इतना बोलने पर भी उधर से कोई भी जवाब नहीं आया और ना ही उसने अपने ट्रक के कांच का शीशा नीचे किया। कुछ देर बाद उसने अचानक से अपना दरवाज़ा खोला और मुझे देखने लगा। उस आदमी की उम्र करीब 45 से 50 के बीच में लग रही थी और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने पूरे जीवन में किसी इंसान को पहली बार देखा हो। मैंने उसको करीब 10 सेकंड तक घूरा और उसने मुझको। उसकी आंखें काफ़ी बड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज़ को देख के काफ़ी डरा हो। मैंने उसके बाद उससे फिर से पूछा कि क्या आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकते हैं, मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा बीमार है। उसने अपनी आंखें और बड़ी कर ली और फिर उसने अपने सर को हिलाया और बोला हाँ। उसने ये बहुत ही ज़्यादा ठहरी हुई आवाज़ में बोला था और एकदम शांत। उसके बाद उसने फिर से बोला कि जाओ अपनी वाइफ को लेकर आओ। मैंने उसको बताया कि मैं अपनी वाइफ को उठा के नहीं ला सकता हूँ, वो बेहोश हो गई है और ना ही वो चलने की हालत में है। मैंने उससे बोला कि आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए और आप अपने ट्रक को पीछे ले चलिए मेरी कार के पास। मैं वहाँ पर चल के अपनी वाइफ को आपके ट्रक में बैठा दूंगा। वहाँ पर मेरी वाइफ को शिफ्ट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। मैं उससे बात कर ही रहा था तभी हमारे पीछे से एक और ट्रक गुजरा। उस एरिया के हाईवे में अक्सर रात में बड़ी बड़ी ट्रक्स निकला करती हैं। फिर मेरे बोलने पर उस आदमी ने अपनी ट्रक को बैक किया और हमारी कार की तरफ धीरे धीरे लाने लगा। उसकी ट्रक का पीछे का हिस्सा मेरी कार के लेफ्ट साइड के दरवाजे के जस्ट सामने पहुंच गया और मैंने उसको तुरंत ट्रक को रोकने के लिए बोला, क्योंकि मैं मेली को ट्रक के आगे नहीं बैठा सकता था क्योंकि वो हिस्सा काफ़ी ऊंचा होता है। वो ट्रक ड्राइवर सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मैंने उसको बोला कि आप अपने ट्रक के पीछे का हिस्सा खोल दीजिए ताकि मैं मेली को उसके अंदर बैठा सकूं। उसने मेरी बात को बहुत ही गौर से सुना और बोला ठीक है। वो दोबारा दरवाजे को खोलने के लिए अपने ट्रक के अंदर जाके बैठ गया। उसने मुझको बताया कि उसके ट्रक के अंदर एक छोटा सा लीवर है जिसको खींचने से ट्रक के पीछे का दरवाज़ा खुलता है। मैंने उससे बोला ठीक है और उसके दरवाज़ा खोलने का वेट करने लगा। मैं करीब 5 मिनट तक वहीं पर खड़ा रहा। मेली की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी और मैंने दोबारा चिल्लाते हुए बोला कि सर प्लीज़ आप दरवाज़ा खोल दीजिए। उधर से कोई भी जवाब नहीं आया और मैं फिर 5 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। मैंने मेली को दोबारा कार में छोड़ के जाके ट्रक के दरवाजे को खटखटाया। उस आदमी ने ट्रक के दरवाजे को नहीं खोला और अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। मैंने उस ट्रक के दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। ये बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि मेरे सामने ही वो आदमी उस ट्रक के अंदर बैठा था। मैंने उसको ट्रक के चारों तरफ ढूंढा और उसको हर जगह ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अगर मेरे बस में होता तो मैं उस ट्रक को चला के खुद हॉस्पिटल ले जाता, लेकिन मुझे ट्रक चलानी बिल्कुल भी नहीं आती थी और मैंने कोशिश भी नहीं की। मैं दोबारा अपनी कार के पास गया और उसको स्टार्ट करने लगा लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद वहाँ से एक और ट्रक गुजरी और मैंने उसको रोकने की कोशिश की। वो ट्रक वाला तुरंत मुझको देख के रुक गया। उस दूसरे ट्रक वाले की उम्र मेरी जितनी ही थी। मैंने उसको सारी बातें बताई और अपनी वाइफ के बारे में भी बताया। इतने में वहाँ से कुछ पुलिस वाले भी गुजरे जिन्होंने हमको खड़े देखा और जैसे उन पुलिस वालों को पता चला कि मेली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो तुरंत अपनी कार में मुझे और मेली को बैठा के हॉस्पिटल ले गए। पुलिस वालों ने रास्ते में मुझसे पूछा कि आखिर वो ट्रक किसकी थी और वहाँ पर कितनी देर से खड़ी है। मैंने उन पुलिस वालों को सारी बातें बताई और मैंने ये भी बताया कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा अजीब था और अचानक से गायब हो गया। मेली को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और मेली की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी। जब मेली की तबीयत थोड़ी नॉर्मल हुई तो मैं एक मैकेनिक के साथ अपने पापा की कार को दोबारा उठाने के लिए गया और मैंने देखा कि वो आदमी अभी भी वहाँ पर नहीं था और उसकी ट्रक वहीं खड़ी थी। मैं मैकेनिक से अपनी कार को ठीक करवा रहा था और साथ ही उस ट्रक को भी देख रहा था। वो बहुत ही अजीब ट्रक थी। मैंने जब उस ट्रक की सीट पर देखा तो उसकी सीट पर ढेर सारा खून पड़ा हुआ था और सीट बहुत ही बुरी तरीके से फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उस ट्रक के अंदर किसी ने बहुत ज़्यादा लड़ाई की हो या फिर किसी को मारा गया हो। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप उस ट्रक से दूर हट गया और अपनी कार को ठीक करवा लिया
और वहाँ से जाने लगा। जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि वो आदमी उसी ट्रक की सीट पर बैठा हुआ है और मुझे देख रहा है। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी को बैक किया और दोबारा उस ट्रक की ड्राइविंग सीट पे देखने लगा। वहाँ पर कोई भी नहीं था। शायद वो मेरा वहम था। ये बहुत अजीब सी घटना मेरे साथ घटी और मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो आखिर कौन था। क्या वो सच में था या वो बस मेरा कोई वहम था? और अगर वो मेरा वहम होता तो शायद वो ट्रक वहाँ पे खड़ी ना होती। उसके बाद मैं हॉस्पिटल चला गया और जब मैली होश में आई तो इस घटना के बारे में मैंने उसको एक एक चीज़ बताई। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये जो दूसरी घटना मैं आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो अगर आपको ज़्यादा खून खराबे वाली चीज़ें नहीं पसंद है तो आप इस स्टोरी को स्किप कर सकते हैं। ये घटना घटी थी एक छोटी से कंट्री में जो ज़्यादा डेवलप नहीं थी। ये घटना जिसके साथ घटी थी उसका नाम था मॉरेन। अब आगे की घटना मैं आपको मॉरेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत एक छोटी सी कंट्री है और एक बहुत ही छोटा सा कस्बा है। वहाँ पर विजिटर्स बहुत ही कम आते हैं या शायद आते ही नहीं, लेकिन वहाँ से ट्रक्स अक्सर गुजरा करती हैं। जहाँ हमारा घर बना हुआ है उस घर के बीच से ही हाईवे होते हुए गए हैं, या आप नॉर्मल भाषा में ये बोल सकते हैं कि हमारा घर हाईवे के बहुत ही पास में बना हुआ है। अक्सर वहाँ से गुजरती हुई हर ट्रक की आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है। वहाँ पर 24 घंटे ट्रक का निकलना हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल बात थी। कभी कभी तो रात में ट्रक की जैम भी लग जाती थी। मेरे पास एक छोटी सी साइकिल थी। मैं अपनी साइकिल पे अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था। उसका जन्मदिन था। उसने मुझसे बोला था कि आज का डिनर तुम मेरे यहाँ करोगे। उसके यहाँ जाने से पहले मैं उसके लिए एक गिफ्ट लेने एक स्टोर पे चला गया। वो स्टोर काफ़ी कॉमन था। मेरे कस्बे के कुछ लोग और आसपास के कस्बे के कुछ लोग उसी स्टोर पे अपने ग्रॉसरी का सारा सामान लेने आते थे। एक तरह से देखा जाए तो वो एक मिनी मार्ट था जहाँ पे सब कुछ मिलता था। उस स्टोर पे जो एम्प्लॉय काम करता था वो मुझे बहुत अच्छे से जानता था। उस वक्त शाम के करीब 8 बज रहे थे और मैं वहाँ पे अपने दोस्त के लिए गिफ्ट ले रहा था। जब मैं अपने दोस्त के लिए गिफ्ट लेके वहाँ से जाने लगा तभी वहाँ पर एक लड़की आई। वो मुझको देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसकी और मेरी उम्र लगभग सेम थी। मैंने पहली बार अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी खूबसूरत लड़की देखी थी। उसने अपने घर का सारा सामान खरीद लिया और वो पैसे लाना भूल गई थी। स्टोर वाला उसको बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए स्टोर वाले ने उससे बोला कि आप सामान ले जाइए और पैसे बाद में दे दीजिएगा। उसने बोला कि मैं आपको थोड़ी देर में ही पैसे लाके दे दूंगी और हम दोनों स्टोर से साथ ही बाहर निकले। वो लड़की मुझको देख के हंस रही थी। उसके पास भी मेरी ही जैसी एक साइकिल थी और हम दोनों एक ही तरफ जा रहे थे। जहाँ पर उसका घर था वहीं पर मेरे दोस्त का भी घर था, इसलिए हम दोनों का एक ही रूट था। मैंने उस लड़की से पूछा कि आप कौन हो और पहले मैंने कभी यहाँ पर आपको नहीं देखा है। तब उसने बताया कि हम जल्दी ही शिफ्ट हुए हैं। मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मेरे बारे में पूछ रही थी और यहाँ के एरिया के बारे में भी मुझसे जानना चाह रही थी। हम थोड़ी दूर जब साइकिल चला के पहुँचे तो वहाँ पर 2 रास्ते गए थे। एक रास्ता मेरे दोस्त के घर की तरफ जाता था और दूसरा रास्ता उस लड़की के घर की तरफ। उस लड़की के घर की तरफ जाने वाला रास्ता थोड़ा ऊंचाई में बना हुआ था। वो लड़की साइकिल से नीचे उतर गई और साइकिल को खींचते हुए ऊपर ले जा रही थी। जाने से पहले उसने मुझसे बोला कि हम फिर मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसने जाने से पहले अपना नाम सिजैल बताया। उसका नाम काफ़ी अच्छा था। पहली बार में वो लड़की ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था। मैं उसके बारे में सोचते हुए दूसरे रास्ते पे निकल गया और अपने दोस्त के घर पहुंचा। जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि मम्मी को अचानक से बुखार चढ़ गया और वो ज़मीन पे गिर गई। हम डिनर का प्लान फिर कभी रखते हैं, अभी मुझे मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना है। मैंने उससे बोला ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। उसने बताया उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं, तुम घर जाओ, हम देख लेंगे। मैंने उससे बोला कि ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन अगर किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे ज़रूर बताना। उसने कहा ठीक है और फिर
वो अपनी मम्मी को लेके हॉस्पिटल चला गया। मैंने उस गिफ्ट को वापस रख लिया और दोबारा उसी हाईवे पे आ गया जहाँ से मैं लौट के आया था। मैं साइकिल चलाते हुए उसी रोड पर पहुँच गया था जहाँ से सेज़ैल अपने घर की तरफ मुड़ी थी। मैं आगे चल ही रहा था, तभी मुझे साइकिल की घंटी की आवाज़ आई। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि सेज़ैल वापस आ रही है। वापस आते वक्त उसकी साइकिल की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, क्योंकि अब वो एक ढलान से नीचे उतर रही थी। वो मुझे देख के स्माइल कर रही थी और मैं भी रुक गया। मैंने सोचा कि अब सेज़ैल अगर वापस आई तो मैं उससे उसका नंबर ले लूँगा। मुझे ये बात पता चल गई थी कि वो उस स्टोर वाले को पैसे वापस देने जा रही है। मैं उसका वहीं पर रुक के इंतज़ार कर रहा था और उसने भी मुझको देख लिया था। वो स्माइल करते हुए मेरी तरफ आ रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी। उसके बाद जो मैंने देखा वो देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। सेज़ैल के पीछे से एक ट्रक बहुत ही तेज़ी में आ रहा था। उस ट्रक की दोनों लाइट्स बंद थी। मेरी आंखों के सामने उस ट्रक वाले ने सेज़ैल के ऊपर ट्रक को चढ़ा दिया। ये देख के मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ज़रा सोचिए कि कोई इंसान जिससे आपने करीब 10 मिनट पहले बात की हो और 10 मिनट बाद वो आपके सामने ही मर गया हो, आपको कैसा लगेगा? उस वक्त मेरा शरीर एकदम जम गया था और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। शायद उस ट्रक वाले को पता भी नहीं चला कि उसने अभी एक लड़की को मार दिया है। वो ट्रक वाला बिल्कुल भी नहीं रुका और तेज़ी से मेरे सामने से निकल के चला गया। उसको शायद कुछ भी पता नहीं चला था इस एक्सीडेंट के बारे में। सेज़ैल के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े पूरे रोड पर फैल गए थे। उसकी साइकिल पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसका आधा कटा हुआ हाथ उसकी साइकिल के हैंडल को पकड़े हुआ था। ये देख के मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उस ट्रक वाले ने सेज़ैल के आधे शरीर को पूरे रोड पर फैला दिया था। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा खतरनाक हादसा नहीं देखा था। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने तभी अपना फ़ोन निकाला और तुरंत पुलिस वालों को कॉल किया। मैं अपने कांपते हुए हाथ से अपने फ़ोन को चला तक नहीं पा रहा था। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। पुलिस वालों ने मुझसे जानकारी लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। मैंने किसी तरह कोशिश करके पुलिस वालों को उस हादसे के बारे में बताया और ये हादसा जहाँ पे हुआ उसकी लोकेशन के बारे में भी बताया। वो ट्रक वाले की डिटेल भी मैंने उनको दी। तभी थोड़ा आगे जाके उस ट्रक वाले को कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उससे पूछताछ की गई। उस ट्रक वाले को पकड़ने के बाद जब पुलिस वालों ने ट्रक को ठीक से देखा तो उस ट्रक के लेफ़्ट साइड के पूरे हिस्से पे खून के छींटे पड़े हुए थे और उस ट्रक के लेफ़्ट साइड के टायर पे मांस के लोथड़े चिपके हुए थे। जब उस ट्रक ड्राइवर को ठीक से देखा गया तो हल्का नशे में भी था और उसके ट्रक की लाइट्स खराब थी। उस ट्रक वाले को पता भी नहीं चला कि उसने अभी कुछ देर पहले किसी की जान ले ली है। पुलिस वालों ने उसके ट्रक को तुरंत हिरासत में लिया और उस आदमी को पकड़ लिया। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था मैं वहीं पर बैठा हुआ था। मेरे हाथ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे और मुझे ये सब बस एक भयानक सपने जैसा लग रहा था। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँची और उनको वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं मिला। उनको बस सेज़ैल के शरीर के 1-2 टुकड़े ही मिले और टूटी हुई साइकिल मिली, क्योंकि उसका पूरा शरीर पूरे रोड पे फैला हुआ था और पूरी रोड खून से ढकी हुई थी। मैं करीब 1 महीने तक ढंग से सो भी नहीं पाया। पता नहीं क्यों, लेकिन सेज़ैल का चेहरा मेरी आंखों के सामने ही घूम रहा था। वो बहुत भयानक दृश्य था जिसको मैं कभी भुला नहीं पाया और शायद कभी भुला भी नहीं पाऊंगा। करीब 2-3 महीने तक मैं अपने दोस्त के घर की तरफ भी नहीं किया, क्योंकि वो रोड मुझे हमेशा उस हादसे की याद दिलाती है। मैं बस उस लड़की का नाम ही जानता था, उसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं उस हादसे से कैसे रिकवर कर पाया हूँ ये मैं ही जानता हूँ। और मैंने सुना था कि शायद उस ट्रक ड्राइवर को काफ़ी लंबी सज़ा भी मिली है। मैं आज तक उस लड़की को और उस हादसे को भूल नहीं पाया हूँ और उसकी मौत का वो दृश्य अभी तक मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ।
ये तीसरी घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ये घटना है सदर्न एरिज़ोना की और बहुत ही ज़्यादा अजीब घटना है ये। जिसके साथ ये घटना घटी थी उसका नाम था जोनाथन। अब आगे की घटना मैं आपको जोनाथन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मैं एक प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंकल थे। वो मुझको अक्सर अपने साथ काम के लिए ले जाया करते थे और मुझसे बोलते थे कि मैं भी ट्रक चलाना सीख लूँ। मैं हमेशा से छोटी ही कार चलाता था क्योंकि मेरे पास हैवी व्हीकल चलाने का लाइसेंस नहीं है। मुझको ट्रक चलाना आता है, लेकिन मेरे पास ऑफिशियल लाइसेंस नहीं था, इसलिए मैं कभी किसी के सामने ट्रक नहीं चलाता था। मेरे अंकल का नाम बैरिस था। उनको हमेशा कुछ न कुछ काम के लिए रात में निकलना पड़ता था। कभी कभी मैं भी उनके साथ चला जाया करता था। वो ज़्यादातर मूवर और पैकर्स का काम करते थे। वो किसी का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। एक बार अंकल को एक काम मिला। एक पुराना घर था जिसके सामान को अंकल को नए घर में पहुंचाना था। उस ओनर का नया घर पुराने घर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर था। अंकल थोड़ा लेट हो गए थे। उनके ट्रक में सारा सामान लोड हो गया था और उनको 8 बजे ही निकल जाना था, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उनको निकलते निकलते रात के 10 बज गए। काफ़ी लेट हो गया था। मैं भी उनके साथ चलने के लिए जिद करने लगा। उन्होंने मुझसे बोला ठीक है, और हम लोग साथ में चले गए। हम सदर्न एरिज़ोना के हाईवे से जा रहे थे। अंकल बहुत बार उस एरिया से निकल चुके हैं। वहाँ से एक छोटा सा रास्ता भी जाता था। हमें जहाँ पर पहुँचना था वो रास्ता वहाँ जाने का एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट था, लेकिन अंकल कभी उस रास्ते से नहीं जाते थे क्योंकि वो रास्ता काफ़ी अंधेरे वाला था। लेकिन इस बार अंकल को काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए उन्हें मजबूरन उस रास्ते से जाना पड़ा। उस रोड पर जाने से पहले मैंने एक बोर्ड देखा। उस पर लिखा हुआ था डोंट स्टॉप फॉर एनीथिंग। वो एक लकड़ी का बोर्ड था। उसको देख के साफ साफ पता चल रहा था कि वो किसी नॉर्मल आदमी ने लिखा है। वो बोर्ड किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लगाया गया था। अंकल ने वो शॉर्टकट ले लिया ताकि वो सामान को जल्दी डिलीवर कर सके। उनको काफ़ी जल्दी थी, इसलिए उन्होंने उस बोर्ड को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मैंने उस बोर्ड को देख लिया था। मैंने अंकल को उस बोर्ड के बारे में बताया तो उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया। उन्होंने मुझसे बोला कि अगर हमने सामान को जल्दी समय पर डिलीवर नहीं किया तो हमें आधी पेमेंट मिलेगी। इस वजह से वो सामान को जल्दी डिलीवर करना चाहते थे। उस रोड के दोनों तरफ छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे और वो रोड एकदम साफ सुथरी और अंधेरे भरी थी। आगे की रोड में सिर्फ उतनी ही रोड नजर आ रही थी जहां पर ट्रक की लाइट पड़ रही थी। अंकल बस चुपचाप ट्रक को चला रहे थे। उनके ट्रक की स्पीड उस वक्त 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी और मैं ट्रक में बैठ के उस रोड को बहुत ध्यान से देख रहा था और उस बोर्ड के बारे में सोच रहा था कि आखिर वैसा वहां लिखा क्यों था और वो किसने लिखा है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक से हमारी ट्रक के नीचे कोई चीज आ गई और उसने अजीब सी आवाज निकाली। उस आवाज को सुन के ऐसा लगा कि शायद हमारी ट्रक से किसी का एक्सीडेंट हो गया है। अंकल ने ट्रक को तुरंत रोका। ट्रक को रोकने के बाद मेरा उस ट्रक से उतरने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि बोर्ड पर लिखी हुई बात मुझको बार बार याद आ रही थी। अंकल ने अपनी टॉर्च उठाई और ट्रक के बाहर निकल गए। वो ट्रक से नीचे उतरे और ट्रक के पीछे वाले हिस्से पे गए और वहां से अपनी टॉर्च से उस आदमी को या उस चीज को ढूंढने लगे जो उनकी ट्रक से लड़ा था। ट्रक के पीछे पूरा अंधेरा था। उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो पूरी रोड एकदम अंधेरे में डूबी हुई थी। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे और मैं कुछ देर तक शांत बैठा हुआ था। तभी अचानक से पीछे से अंकल की चिल्लाने की आवाज आई। मैं उनकी आवाज सुन के एकदम चौंक गया। वो मुझको बुला रहे थे। मैंने तुरंत दूसरी टॉर्च ली और ट्रक के नीचे उतर गया। बाहर काफी ज्यादा ठंड थी। मैं अपने एक एक कदम बहुत सोच समझ के बढ़ा रहा था और जब मैं ट्रक के पीछे गया तो अंकल बस चुपचाप खड़े थे और अंधेरे में टॉर्च को चला के देख रहे थे। मैंने अंकल से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं मिल रही। उन्होंने बताया कि जो चीज़ हमारी ट्रक से लड़ी थी और जिसकी आवाज़ आई थी वो यहाँ पर है ही नहीं। जैसे उन्होंने ये बात मुझको बताई मैं और भी ज़्यादा घबरा गया।
मुझे लगा कि शायद वो चीज़ भाग गई है या फिर हमारा इंतज़ार कर रही है। अंकल ने काफ़ी देर तक पूरे रोड पे देखा, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। मैंने अंकल से बोला कि शायद अब हमें चलना चाहिए। अंकल जैसे ही वापस घूमे, उन्होंने देखा कि ट्रक के साइड में एक अजीब सा क्रिएचर पड़ा हुआ है। उस क्रिएचर को साफ साफ देख के लग रहा था कि वो मर चुका है। उसके बारे में ठीक से बोलूं तो उसकी उंगलियां काफ़ी बड़ी थी और हाथ पैर काफ़ी पतले थे। ऐसे अजीब से जीव को मैंने और मेरे अंकल ने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखा था। तभी हमको उस काले घने अंधेरे से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें किसी के चिल्लाने की थी, जैसे कि कोई बहुत ज़ोर से दर्द में चिल्ला रहा हो। वो आवाज़ हमने भी सुनी और शायद वो आवाज़ उस मरे हुए क्रीचर के कानों में भी पड़ी। उस आवाज़ को सुनते ही उस क्रीचर में हल्की फुल्की मूवमेंट होने लगी और शायद वो जिंदा हो रहा था। मैंने और मेरे अंकल ने उसको हिलते हुए देखा। मैंने अंकल से तुरंत वहाँ से चलने को बोला और हम दोनों भाग के तुरंत ट्रक में जाके बैठ गए। अंकल ने ट्रक को तुरंत स्टार्ट किया और 1 सेकंड भी ना रुकते हुए उन्होंने ट्रक को भगा लिया। जब हमारी ट्रक चलने लगी, उसके तुरंत बाद ही वो अजीब से जीव की आवाज़ दोबारा आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जीव पूरे एरिया में फैले हुए हैं और चिल्ला रहे हैं। वो और कुछ नहीं, उन अजीब से क्रीचर की ही आवाज़ थी। ऐसी अजीब सी आवाज़ हमने अपने पूरे जीवन में पहली बार सुनी थी। अंकल बहुत ज़्यादा डर गए थे। जब मैंने उनसे पूछा कि अंकल वो क्या चीज़ थी, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उनकी आंखें एकदम डर से खुली थीं। वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। वो ट्रक को इतनी तेज़ी से भगा रहे थे कि उनसे ट्रक 1-2 बार डिसबैलेंस भी हुई। मैंने उनसे ट्रक रोकने को बोला और बोला कि आप उतर जाओ, ट्रक मैं चलाता हूँ। उनके हाथ बहुत कांप रहे थे। उन्होंने ट्रक रोका और हमने ट्रक के अंदर ही सीट को एक्सचेंज किया। हम ट्रक से नीचे भी नहीं उतरे और फिर ट्रक मैंने चलाई। वो बस मुझको रास्ता बता रहे थे। उनके पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने उस क्रीचर को पहले भी कहीं देखा हो, लेकिन मुझे बता नहीं रहे हो। लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने ऐसे किसी अजीब से क्रिएचर को पहली बार देखा था। हम फिर उस शॉर्टकट वाले रोड से बाहर आ गए और अंकल काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। कुछ दूर जाके हमें एक स्टोर मिला और मैंने ट्रक को वहाँ रोका। ट्रक से उतरने से पहले ही हमने सीट को दोबारा एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि वहाँ के स्टोर में कैमरा लगे हुए थे और मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था। हमने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया और अंकल ने सारा सामान सही टाइम पे डिलीवर कर दिया। इस घटना के बारे में मैंने और अंकल ने कभी किसी से कोई भी बात नहीं की, क्योंकि अंकल का मेरे को साथ में ले जाना बहुत बड़ी गलती थी। उनके ऊपर मेरी जिम्मेदारी थी और अगर मेरे पेरेंट्स को पता चल जाता कि ऐसा कोई हादसा मेरे साथ हुआ है, तो शायद वो मुझे फिर कभी अंकल के साथ नहीं जाने देते। उस दिन के बाद से मैंने अंकल से उस रात के बारे में कभी कोई बात भी नहीं की और अंकल अब मुझे कम ले जाते थे। उस घटना के बारे में मैंने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि मैंने बिना परमिशन के एक ट्रक चलाई थी। अंकल के ऊपर इस बात से काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती थी, इसलिए उस बात को हमने राज ही रखा और शायद अंकल फिर कभी उस रास्ते से रात में तो नहीं निकले और ना ही इस बारे में हम कभी कोई बात करते हैं। तो ये थी 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में।